Hello dear guys, hope you are doing great. So in my previous videos I have discussed about some of the product trends in physical properties और जिसमें से मैंने कुछ ट्रेंड्स को डिस्कस किया और वो कौन से थे. The first one was atomic size, the next one was ionization energy और उससे नेक्स्ट हमने क्या एक्सप्लेन किया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स विच एग्जिस्ट इन द प्रोडक्ट टेबल. तो उसके बाद नेक्स्ट 2 वीडियोस पे मैं क्या लोड करूंगा, ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस एंड मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट्स. सो लेट अस सी कि ये मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर से क्या मुराद है. हमारे पास जो प्रोडक्ट टेबल है उनमें से कौन से एलिमेंट्स मेटल्स हैं, कौन से एलिमेंट्स नॉन मेटल्स हैं, और एक तीसरी कैटेगरी को भी आज मैं इंट्रोड्यूस करूंगा दैट इज़ कॉल्ड एज मेटलॉइड्स. और याद रहे मेटलॉइड्स का दूसरा नाम क्या है, सेमी मेटल्स. तो कुछ लिटरेचर में मेटलॉइड्स को दूसरे लफ्ज़ों में सेमी मेटल्स का नाम भी दिया जाता है. सो लेट अस सी कि व्हाट आर द मेटल्स, व्हाट आर द नॉन मेटल्स एंड व्हाट आर द मेटलॉइड्स. सो अगर बात की जाए, एक जनरल सी बात की जाए, अभी जो है वो अगर आप ये कहें कि हम किस तरह से मेटल्स को करेक्टराइज कर सकते हैं, एक रफ सा एक आइडिया ये है कि आपके प्रोडक्ट टेबल में जो लेफ़्ट साइड पे जो चीज़ें, जो एलिमेंट्स पड़े हुए हैं हम उनको अमूमन मेटल्स का नाम देते हैं, और जो राइट साइड पे जो प्रोडक्ट टेबल के जो एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं तो यूजुअली एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ नॉन मेटल्स. और अगर पूरे ओवरऑल प्रोडक्ट टेबल की बात की जाए तो हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से तकरीबन जो 70 to 80% जो हैं वो हमारे पास मेटल्स हैं, और बाकी जो हैं वो किस में हैं, नॉन मेटल्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं. सो लेट अस सी व्हाट आर द मेटल्स. मेटल्स की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी वजह से हम उनको मेटल्स का नाम देते हैं. सो कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 1, if I just talk about the characteristics of metals, so I would like to say metals are usually electropositive. Metals are usually electropositive. What does it mean? It means that metals usually lose electron from their valence shell. तो वो क्या करते हैं, मेटल्स क्या करती हैं, अपने वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज़ कर सकती हैं. तो मैंने कहा कि उनको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, एंड दैट आर कॉल्ड एज द मेटल्स. फॉर एग्जांपल सोडियम, इट हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक 2, 8, 1. सो इट कैन lose that one electron very easily. So I would like to call it Na+1 ion. So this sodium is electropositive. After losing the electron, it has been converted into Na+1. So the electronic configuration is 2 and 8, and this electron has been expelled out. तो ये मैं कह सकता हूँ कि सोडियम की जो नेचर क्या होगी, that will be the metallic nature होगी सोडियम की. So this is the very brief way to categorize a metal. So next जो characteristics है वो क्या है, they are usually good conductors of heat and electricity. So they are of the good conductors of heat and electricity. यानी कि उनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों अच्छे पास हो सकते हैं. अगर आप लोहे के एक रॉड को, एक सरे को गर्म करें
तो दूसरा सरा जो है वो कुछ देर के बाद आपको खुद जो है ना वो आप फील करेंगे उसमें जो एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो चुकी हुई है। सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स जो हैं उनमें जो सॉलिड के एटम्स होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स वट एवर द केसेस, उनमें जो है वो लाइक वाइब्रेशनल फोर्स होती है, वाइब्रेशनल मोशन होती है। तो जैसे जैसे एटम वाइब्रेट करते हैं तो वो अपनी एनर्जी को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। ट्रांसफ़र करेंगे तो एक एटम से दूसरे एटम की तरफ आहिस्ता आहिस्ता पूरे का पूरा जो रॉड है वो गर्म हो जाता है। साबित हुआ कि जो मेटल्स हैं दे आर यूजुअली ऑफ द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के क्यों कंडक्टर होते हैं? क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक ड्रूड एंड लॉरेन ने इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी प्रेजेंट की। उस थ्योरी के मुताबिक जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक पूल की फॉर्म में मूव करते हैं पूरी की पूरी जो मेटल की जो लैटिस है उसके गिर्द। तो दैट्स वाई दे कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। The next property is very interesting, and that is, you can say that they usually have low values of ionization potential, या सिंपल वर्ड्स में आप इसको कैसे कह सकते हैं कि इनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो कम होती है। कम क्यों होती है? ऑब्वियसली कि इनके वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है। इफ़ यू रियली जस्ट नीड टू नो अबाउट दिस आयोनाइजेशन एनर्जी, यू कैन जस्ट कंसल्ट माय प्रीवियस लेक्चर, दैट इज द आयोनाइजेशन एनर्जी। अब उसमें मैंने बड़ी ब्रीफली जो है ना वो एक्सप्लेन किया और बड़ी एक्सटेंसिवली मैंने उसको बताया कि कैसे जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी इफेक्ट्स करती है, उसके ट्रेंड्स क्या क्या होंगे। सो दैट इज अबाउट दैट 3 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेटल्स। इन अदर वर्ड्स यू कैन आल्सो कॉल दैट मेटल्स के यूजुअली metallic oxides are basic in nature। मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बेस्ट एग्जाम्पल इज इन फ्रंट ऑफ यू, लाइक फॉर एग्जाम्पल Na2O sodium oxide, when it is going to be dissolved in the water, then we get 2NaOH, that is sodium hydroxide, which is a very strong base, very strong base। So sodium hydroxide is a very strong base। तो इनके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं, राइट। एंड अगर वैसी बात की जाए कि सोडियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल, फाइन। सो आपके प्रोडक्ट टेबल के जो लेफ्ट साइड पे अमूमन जो एलिमेंट्स, मैंने उसको कैसे समराइज किया, दे आर द मेटल्स। और अगर बात की जाए प्रोडक्ट टेबल के जो राइट साइड पे होंगे, हम उनको क्या कहेंगे? दे आर द नॉन मेटल्स। द बेस्ट एग्जाम्पल इज यू कैन कॉल दैट sulfur is a non-metal। phosphorus, that is a non-metal। carbon is a non-metal। so there are very very interesting examples, right? For example, if we just talk about the sulfur, so अब मैं नॉन मेटल्स को कैसे एक्सप्लेन करूंगा? नॉन मेटल्स बिल्कुल इनके ऑपोजिट जो है वो करेक्टरिस्टिक्स होंगी, लाइक नॉन मेटल्स, द एलिमेंट्स which usually gain electron to act like anions are generally are the non-metals। कि जो इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी रखते हैं वो क्या कहलाएंगे? नॉन मेटल्स। ये इसकी बड़ी रफ सी एक डेफिनेशन है। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल द बेस्ट एग्जाम्पल इज क्लोरीन
Chlorine exists in the form of a molecule, diatomic molecule. So this one is a gas, right? This one is a gas. So this one is a gas. It means that chlorine is a non-metal. अमूमन जो गैसेस होती हैं वो क्या होती हैं? नॉन मेटल्स होती हैं. अगर बात कीजिए फास्फोरस की, तो फास्फोरस यूजुअली P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. याद रखिएगा, P4 दो किस्म का होता है. एक होती है वाइट फास्फोरस और एक होती है रेड फास्फोरस. इसके बारे में मजीद डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर, नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम आएंगे. वी विल डिस्कस इट इन अ वेरी ह्यूज डिटेल अबाउट दैट. यू नो, कार्बन इज अ नॉन मेटल. wood, right? So that is a non-metal. लेकिन एक चीज याद रखिएगा, कार्बन हैज number of allotropic forms. It has 3 allotropes. The first one is called as diamond. Next one is graphite. Next one is buckyballs. Like that. You should remember the case of the carbon. If अगर मैं बात करूं डायमंड की, तो डायमंड के अंदर कार्बन के चारों जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एंगेज्ड होंगे बॉन्डिंग के अंदर. लेकिन जो ग्रेफाइट है उसमें चारों इलेक्ट्रॉन एंगेज नहीं होंगे. एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा जो कि पूरी क्रिस्टल लैटिस के अंदर मूव करेगा. उसी की वजह से जो ग्रेफाइट है दैट इज अ सेमी कंडक्टर. तो यहां पर ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है, बड़ा वीक होता है, because due to the one electron which is just moving freely in the whole of the crystal lattice. I hope so you learned a lot. Okay, so the next characteristics of the non-metals that अगर मैंने कहा कि they are the metals की बात की कि they are usually good conductors of heat and electricity, तो मैं कहूँगा they are the bad conductors of heat and electricity. Simple is that one. Usually have low values of ionization potential, but they usually have high values of ionization potential. Why? इसकी बड़ी जो लॉजिक है, हम लोग इसको आयोनाइजेशन एनर्जी से कैसे दे सकते हैं कि एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द साइज इज गोइंग टू बी स्मॉलर एंड स्मॉलर. जैसे साइज स्मॉल होता जाएगा उतना उन वैलेंस शेल में से जो इलेक्ट्रॉन है उनको निकालना वेरी टफ होता जाएगा, बहुत मुश्किल होता जाएगा उसके वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना. लिहाजा उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा हो जाएगी. लेफ्ट राइट जाएंगे, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा. जितना निकालना मुश्किल हो जाएगा तो मैं कहूँगा वो चीज़ें क्या, वो एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे? दे विल एक्ट लाइक एज अ नॉन मेटल्स. So this was all about the metals and the non-metals. One more difference is that जैसे कि मैंने कहा कि जो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर होता है जब उनको पानी के अंदर डिसॉल्व किया जाता है. सिमिलरली जब आप बात करते हैं नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स की, द बेस्ट एग्जांपल इज SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड. When we just try to dissolve it into the water, we get what? H2SO4, that is sulfuric acid. आप कहते हैं सर SO3 मे बी इट can't be soluble बिकॉज इसकी जो नेचर होती है वो वेरी स्लाइटली पोलर होती है, राइट? लेकिन अगर बात कीजिए किसकी? SO2 की, अगर मैं इसको पानी में डिसॉल्व करूं देन व्हाट हैपेंस? H2SO3. याद रहे दिस वन इज सल्फ्यूरिक एसिड एंड दिस वन इज सल्फ्यूरस एसिड, राइट? आई वुड लाइक टू राइट डाउन दिस वन इज सल्फ्यूरस एसिड. चाहे आप ये ले लें चाहे आप ये ले लें, लेकिन दोनों केसेस के रिजल्ट में क्या चीज़ पैदा हो रही है? एसिड. साबित हुआ कि जो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं, यानी कि ये सल्फर क्या है? नॉन मेटल, इसका ऑक्साइड है, रिजल्ट में क्या पानी के अंदर डिसॉल्व करेगी, क्या देगा? सल्फ्यूरिक एसिड. जो फास्फोरस का ऑक्साइड है वो क्या देगा? फास्फोरिक एसिड. नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड है वो क्या देगा? नाइट्रिक एसिड. सो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? दे बेसिकली आर एसिडिक इन नेचर. आप कार्बन डाइऑक्साइड को ले सकते हैं. If the carbon dioxide, if you just talk about the carbon dioxide case, when you are going to dissolve it in water, reaction is reversible. Why? Because this one is very slightly soluble in the water. So we get H2CO3, carbonic acid. Once again,
आपकी जो सोडा ड्रिंक्स होती हैं उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर से जो है फिल्ड होती है। जैसे आप बॉटल का ढक्कन ओपन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर से एफर्वेसेंस की फॉर्म में बाहर निकलती है। दैट्स इट। So this one is carbonic acid. So plenty of examples in case of the metals and non-metals. हम इसको, this topic is very vast. कभी भी हम इसको ऐसे नहीं कह सकते आज की सारी मैं आपको metals पढ़ा दूंगा या आज मैं आपको सारी non-metals पढ़ा दूंगा. It's very tough to explain that, right? Because it has plenty of things to tell. हम सिर्फ क्या बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिसको मैंने आपको ब्रीफ सा एक इंट्रोडक्शन दिया कि मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स क्या है, और एंड पे मैं क्या बताऊंगा कि मेटालिक कैरेक्टर लेफ्ट राइट इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। लेकिन उससे पहले मैं क्या एक्सप्लेन करूंगा, मेटलॉइड्स। व्हाट आर द मेटलॉइड्स, लेट अस सी। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स। मेटलॉइड्स, अक्सर हम बात करते हैं कि जो मेटलॉइड्स कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। मेटलॉइड्स के लिए एक टर्म यूज की जाती है, स्टेयर केस। ये स्टेयर केस क्या चीज है, लेट अस सी। मेटलॉइड्स आर दोज एलिमेंट्स विच हैव डुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ मेटल्स एंड द नॉन मेटल्स। कुछ लिटरेचर में इसको लिखा जाता है दे एक्ट लाइक एज ए सेमी मेटल्स। सेमी मेटल्स भी मेटलॉइड्स को ही कह सकते हैं, लेकिन हम जो परफेक्ट टर्मिनोलॉजी है हम उसके लिए मेटलॉइड्स ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सेमी मेटल्स कुछ थोड़ा सा डिफरेंस उसमें ज़रूर है। वो जो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। लाइक नाउ व्हाट वी हैव टू डिस्कस व्हाट आर द मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स आर दोज एलिमेंट्स which have dual characteristics of metals and non-metals। जिनकी dual characteristics होती हैं, वो metals की तरह भी behave करते हैं और वो non-metals की तरह भी behave करते हैं, like that। For example, I would like to discuss about the staircase। अगर मैं बात करूं ग्रुप नंबर 3 की, लाइक थर्ड ए, सो चले मैं अपनी सिंप्लिसिटी के लिए ग्रुप्स लिख लेता हूं, 4A, 5A, 6A, दैट्स इट। सो इन द थर्ड 3A ओनली वन एलिमेंट बोरॉन, दैट इज मेटोलाइट। मेटोलाइट, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मेटालिक भी होती है, नॉन मेटालिक भी होती है। ओके, सो नेक्स्ट थिंग दैट इज silicon. Next one is silicon. Next one is germanium, right? Next one is, अगर ये बोरॉन फैमिली है, ये कौन सी फैमिली थी, कार्बन फैमिली थी। चलें मैं इसको यहाँ से रेड से शो करता हूँ, क्योंकि बाद में मैं इसको एक्सक्लूड कर दूंगा, BCNO। नेक्स्ट वन इज फ्लोरीन, हमें उसमें लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसमें कोई भी एलिमेंट मेटलॉइड एक्ट नहीं करता। सिलिकॉन, जर्मेनियम, नाइट्रोजन, phosphorus, arsenic. Next one is Sp, that is antimony. Antimony, oxygen, sulfur, selenium, tellurium, and polonium. That's it. If we just talk about these elements, sulfur also, this is a, अब मैं इसको रेस करने लगूँ यहाँ से, क्योंकि ये सारी की सारी क्या थी, इनसे ऊपर क्या थी, नॉन मेटल्स थी। अगर इन इस केस को बात की जाए, so this is just like as a staircase. For example, this one, this one, this one, this one, this one, and this one. So ये आपको पास एक पूरी की पूरी स्टेयर्स बन रही हैं। तो ये जो स्टेयर केस है, ये किन को रिप्रेजेंट कर रहा है, all of these are called as metalloids। अब आपका एक सवाल है, अब कहते हैं कि सर ये जो सिलिकॉन है, हम इसको कैसे कह सकते हैं कि ये मेटलॉइड है, बिकॉज सिलिकॉन इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कोई आपसे अगर क्वेश्चन कर ले, एंटीटेस्ट लेवल का क्वेश्चन है, प्रूव दैट या वट एवर द केसेस, सिलिकॉन इज मेटलॉइड बिकॉज ऑफ विच रीजंस, व्हाट रीजन, विच रीजंस। तो मैं कहूंगा सिलिकॉन के पास डुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये मेटालिक लस्टर रखता है, और दूसरी इसमें क्या होती है, ब्रिटलनेस भी होती है।
ब्रिटलनेस। अब ये टू टर्म्स बड़ी इंटरेस्टिंग है, इनको अंडरस्टैंड करना बहुत टेक्निकल है। लाइक लस्टर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लस्टर? लस्टर मीन्स कि जैसे ही सपोज करें ये सिलिकॉन है, इसका स्ट्रक्चर है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे ही इसको बाहर से एनर्जी मिलेगी तो इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेंगे, देन दे विल कम बैक। एनर्जी इलेक्ट्रॉन जैसे ही ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके जाएगा, तो जब वो वापस आएगा तो फोटोन ऑफ एनर्जी को लूज करेगा, रिलीज करेगा, जिसके रिजल्ट में जो उसमें क्या चीज क्रिएट होगी, चमक पैदा होगी, ग्लॉस पैदा होगी, हम उसको क्या बोलेंगे, लस्टर। अब ये जो मेटालिक लस्टर है ये जेन्युइन एक प्रॉपर्टी है किसकी, मेटल्स की। मेटालिक लस्टर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। लेकिन जो ब्रिटलनेस है, this one is a property of non-metals. What is the meaning of brittleness? Brittleness means कि अगर आप किसी सब्सटेंस पे स्ट्रेस अप्लाई करें तो वो शटर हो जाए विद अ लिटिल डिफॉर्मेशन। तो मैं कैसे कह सकता हूं, brittleness is when a stress is applied to an object, then it shatters down with little deformation, is called as brittleness. तो इस तरह से इन तमाम एलिमेंट्स में कुछ ऐसी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो प्योर मेटल की करेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं और जो प्योर नॉन मेटल की करेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज मेटलॉइड्स। सो वी हैव, जरा थोड़ा सा ब्रीफ समराइज करूं, वी हैव कवर्ड व्हाट आर द मेटल्स इन द प्रोडक्ट टेबल। हमने पढ़ा कि जो आपके जो प्रोडक्ट टेबल में जो आपके लेफ्ट साइड पर होंगे दैट आर कॉल्ड एज अ मेटल्स, और आपकी जो राइट साइड पे क्या कहलाएंगे, नॉन मेटल्स, और आपकी जो दरमियान में जो कुछ स्टेयर केस होगा जैसे कि मैंने इसको ड्रॉ किया, दैट इज कॉल्ड एज मेटलॉइड्स। और वन मोर थिंग इज दैट प्रोडक्ट टेबल में ज़्यादातर मेटल्स ही हैं, क्योंकि अभी मैंने ट्रांजिशन मेटल्स को डिस्कस नहीं किया, जो कि चैप्टर नंबर 6 के अंदर हम डिस्कस करेंगे इन आवर फ्यूचर लेक्चर्स। सो आई होप सो you enjoyed this lecture a lot. Thank you very much guys. Please like, comment and subscribe my channel. Have a nice time. Thank you.